तो हम अभी कार्नोट इंजन का रनिंग ऑपरेशन समझ चुके हैं। थोड़ा बस ब्रीफ कर लेते हैं। ऐसा हुआ कि ये पहला स्टेज में क्या हुआ है, दी सिलेंडर, द पिस्टन इज मूव स्लोली, इट इज ए स्लो एक्सपांशन, है ना। और कौन सा प्रोसेस होता है स्लो एक्सपांशन में? व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड हियर? द प्रोसेस फॉलोड हियर इज isothermal. Process followed here is isothermal. इसमें हमारा हीट ट्रांजैक्शन क्या है? हीट ट्रांजैक्शन इज प्लस Q1 बिकॉज हीट इज सप्लाइड टू दिस। और प्रोसेस कौन सा स्टेप में जा रहा है? A to B नेम देते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड सेट B। चलिए देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? ये स्टेप 2 है। ये क्या हुआ? सडन एक्सपांशन। सडन एक्सपांशन। सडन एक्सपांशन में हो क्या रहा है यहाँ पर प्रैक्टिकली? सडन एक्सपांशन में ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। सडन एक्सपांड और प्रोसेस हो रहा है एडियाबैटिक, क्योंकि ये कोई स्टैंड के ऊपर रखा है। देयर इज नो हीट ट्रांजैक्शन, डेल्टा Q इज 0, प्रोसेस चल रहा है B to C। इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में वी सी दैट द गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड। ये हो गया कौन सा प्रोसेस? स्लो कंप्रेशन। स्लो कंप्रेशन। प्रोसेस क्या हुआ? अगेन आइसोथर्मल। क्या बता सकते हो इस प्रोसेस में डेल्टा Q क्या है? क्या ये हीट ले रहा है? नहीं दे रहा है, तो क्या लिखेंगे? -Q2। हीट ले रहा है? नहीं दे रहा है, तो कितना लिखेंगे इसको? विल राइट दिस टू बी -Q2। और कहां से कहां तक प्रोसेस हो रहा है? ये हो रहा है C to D। चलिए इसे मान के चलते हैं। फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? सोचिए तो। इस स्टेप में गैस को फिर से हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज नाउ ए सडन कंप्रेशन। सडन कंप्रेशन। सडन कंप्रेशन मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबैटिक। और इसमें डेल्टा Q क्या है? अरे भाई एडियाबैटिक है, इट इज केप्ट ऑन स्टैंड, मतलब कोई हीट ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रोसेस कहां से कहां तक जा रहा है? स्टेट D से स्टेट A तक वापस जा रहा है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स वी हैव सीन। मैं इसको इसलिए लिखा क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा प्रोसेस में हीट ऐड किया जाता है, कौन सा प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होता है सिस्टम से, है ना। व्हाट इज द हीट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द सडन कंप्रेशन पीरियड? ओके 0, है ना। तो लाइक दैट। तो अब ये सारा चीज को देखने के बाद हम लोग इसका पीवी डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए हैं। सी द पीवी डायग्राम इज लाइक दिस, ABCD। एंड ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो एरो मार्क को देना जरूरी है बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग एन इंजन। द एरो मार्क इज ए क्लॉकवाइज प्रोसेस। ठीक है, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। ये सब चीज हम लोग देख लिए। अभी हमें इसमें ये देखना है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। ठीक है, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था? टोटल वर्क डन पर साइकिल बाय हीट एडेड इन 1 साइकिल। तो टोटल वर्क डन पर साइकिल हम निकालना चाहते हैं एफिशिएंसी। कैलकुलेशन ऑफ साइकिल एफिशिएंसी मतलब ईटा हम निकालना चाहते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? टोटल वर्क डन पर साइकिल, टोटल वर्क डन पर साइकिल नहीं डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड पर साइकिल, हीट सप्लाइड पर साइकिल। अच्छा ये बात है।
अगर ये हमें समझ में आ गया तो आप जानते हो कि इन ए साइक्लिक प्रोसेस द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब देखो सिस्टम को हम दिए हैं Q1 हीट और रिजेक्ट कर दिया है Q2 हीट, तो कितना हीट अब्सॉर्ब कर दिया? Q1 माइनस Q2, जितना हीट अब्सॉर्ब करता है इतना ही वर्क डन होता है पर साइकिल। ये हम साइक्लिक प्रोसेस की फंडामेंटल में देख चुके हैं। हाँ, अगर ये बातें लिखते हैं आगे, Q1 माइनस Q2 इज द वर्क डन पर साइकिल बाय व्हाट इज द हीट सप्लाइड पर साइकिल। कौन सा प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रहा था? आइसोथर्मल एक्सपांशन में कितना हीट सप्लाई हो रहा था? Q1। कौन सा प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रहा था? आइसोथर्मल कंप्रेशन, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा था? Q2। तो व्हाट इज द हीट सप्लाइड पर साइकिल? इट इज Q1, तो एफिशिएंसी बिकम्स Q1 माइनस Q2 बाय Q1। ये चीज हमें निकालना है और हमें मालूम है कि द एफिशिएंसी इज टू बी फाइनली इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये हमें निकालना है। अगर Q1 Q2 हमें दिया गया हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। If Q1 and Q2 are given, we can find out the efficiency of Carnot cycle. लेकिन कभी कभार केसेस ऐसे आते हैं कि Q1 Q2 दिया नहीं रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा कि what is the temperature range in which the engine is operating, मतलब T1 और T2 दिया रहेगा और आपको पूछेगा what is the efficiency। अब ये हो गया एक टास्क निकालना, क्या है कि the efficiency in terms of the operating temperature range T1 और T2 के टर्म्स में। चलिए we'll try to calculate now। जब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हम जानते हैं Q1 माइनस Q2 इज नथिंग बट वर्क डन पर साइकिल। चलिए पहले निकालने की कोशिश करते हैं व्हाट इज वर्क डन पर साइकिल और Q1 Q2 इस सबका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो here in process A to B, ये प्रोसेस में, हाँ ये कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर इज सेम, तो हम कहेंगे डेल्टा यू। इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, इन द प्रोसेस A to B। हम बात करते हैं अभी A to B का। A to B प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम देखें कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। डेल्टा Q क्या है? Q1 अमाउंट ऑफ हीट वाज सप्लाइड इन डेल्टा W। डेल्टा W क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला। ये कौन सा टेम्परेचर में ऑपरेट हो रहा था? क्या टेम्परेचर था? ये T1 टेम्परेचर में ऑपरेट हो रहा था, तो कहेंगे T1 log फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या था? V2 और ये इनिशियल V1, तो आपको इट इज V2 बाय V1। अगर ये स्टेप में मैं ये ABCD की स्टेट पैरामीटर्स लिख देता हूं, शायद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। चलिए थोड़ा ABCD का स्टेट पैरामीटर निकाल लेते हैं। ओहो, ABCD का स्टेट पैरामीटर्स को अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? सोचो, यहाँ पर जो A है दैट इज P1 V1 T1, P1 V1 T1। क्या B के बारे में बता सकते हो? हाँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम बदल गए लेकिन इट इज ऑन द सेम आइसोथर्मल, सो इट इज P2 V2 T1। C के बारे में बता सकते हो? Yes, now the pressure, volume, temperature, everything is changed. So you say P3 V3 T2 और D में तो P4 V4 T2, ये दोनों आइसोथर्मल कर्व है ना। All these values we know। अब मैं बात कर रहा था कौन सा केस में हमें निकालना था? What is just a minute। ये V2 by V1 मतलब B A से B तक एक्सपांड हुआ है, तो V2 by V1 हो गया वर्क डन। Q1 इज दिस। अच्छा, प्रोसेस C2D में क्या है बताओ? ये भी तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई कॉल दिस एज प्रोसेस C2D हियर। मैं दो पार्ट में लिखता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए चीजें क्या हो रहा है।
हमें तो इनफैक्ट Q1 Q2 चाहिए ना एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो हम कहेंगे तो इसमें मिल गया प्रोसेस C2D। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। हाँ, स्लो कंप्रेशन था, टेम्परेचर T2। अगर आइसोथर्मल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है भाई? NCV डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर 0 हुआ तो डेल्टा U इज 0। तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपका डेल्टा Q क्या बन जाएगा? अगेन डेल्टा W। डेल्टा Q क्या है यहाँ पर? इट इज Q2 माइनस Q2 रेदर माइनस Q2। डेल्टा W क्या हो जाएगा? NR ऑपरेटिंग टेम्परेचर T2 फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम 8 D बाय वॉल्यूम 8 C। वॉल्यूम 8 D क्या था? वॉल्यूम 8 D था V4, है ना? तो इट वाज V4 बाय V3। ये हो गई बात। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज Q2 is equal to NR T2 with a minus sign ln V4 by V3। क्या आपको मालूम है कि ln A by B is same as minus of ln B by A? उल्टा कर दो, A by B to the power -1 क्या हो जाएगा? -1 इधर आ जाएगा, है ना? तो यही बात है, यही बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर ये माइनस साइन को मैं अंदर ले लेता हूँ, कौन सा माइनस साइन? ये वाला, इसको अंदर ले लेता हूँ, तो क्या बता सकते हो ln का वैल्यू क्या होगा? V4 by V3 की जगह हो जाएगा V3 by V4। मिल गया Q1 Q2 दोनों मिल गए। अब एफिशिएंसी निकालना था, बट इससे पहले मैं और एक रिलेशन देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं सारा जो प्रोसेस है उसका पीवी डायग्राम से लिखना चाहता हूँ, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से लिखना चाहता हूँ। थोड़ा ये हमारा जो कर्व था, ये कर्व को देखो, तो ये कर्व में ये था हमारा पीवी डायग्राम। थोड़ा इसको देखो, मेरा वाला मेथड देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बुक वाला मेथड में ये डेरिवेशन आपको काफी टफ लगेंगे, मैं पहले से बता देता हूँ। मेरा वाला मेथड में आपको आसान लगेगा। तो इसमें मैं लिखना चाहता हूँ A to B प्रोसेस में क्या हो रहा है? A to B प्रोसेस में आइसोथर्मल है, मतलब P1 V1 is equal to P2 V2। हाँ, ये बात सही है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। B to C प्रोसेस में क्या हो रहा है? देखो तो B to C, ये कौन सा प्रोसेस है भाई? ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा? P2 V2 to the power gamma is equal to P3 V3 to the power gamma। हाँ, ये भी सही है। C to D प्रोसेस को देखो, C to D प्रोसेस को अगर देखोगे तो ये कौन सा है? आइसोथर्मल है। तो क्या कहोगे? P3 V3 is equal to P4 V4। हाँ, ये भी सही है। D to A कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो आप क्या कहोगे? P4 V4 to the power gamma is equal to P1 V1 to the power gamma। ये चारों थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को, रिलेशंस को हर एक स्टेप के लिए मैं लिख दिया। अभी अगर मैं LHS को मल्टीप्लाई करता हूँ, RHS को मल्टीप्लाई करता हूँ, हमें क्या दे रहा है? देखो तो, जस्ट मल्टीप्लाइंग द LHS क्या मिलेगा? P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4। और क्या मिलेगा? V1 V3, और क्या मिलेगा? V2 V4, V2 टू द पावर गामा, V4 टू द पावर गामा। हाँ सर, यही तो मिलेगा। RHS को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है? P1 P2 P3 P4। हाँ ठीक है। और इधर हो रहा है V2 V4 V3 टू द पावर गामा, V4 टू द पावर गामा, सॉरी V1 टू द पावर गामा, V2 V4 V3 टू द पावर गामा एंड V1 टू द पावर गामा। तो क्या देखें हम यहाँ पे? हम देखें कि ये P1 P2 P3 P4 कैंसिल हो रहे हैं, इधर भी और इधर भी। क्या बच गया? हमारे पास बच गया है V1 V3 V2 टू द पावर गामा V4 टू द पावर गामा इज इक्वल टू इधर V2 V4
V1 टू द पावर गामा, V3 टू द पावर गामा। चलिए सारा सिमिलर टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। सारे सिमिलर टर्म को इधर ले लेते हैं। ये V1 को V3 को इधर ले लेते हैं, V2 को V4 को इधर ले आते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा एक मैथमेटिकल जगलरी है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा एक छोटा सा मैथमेटिकल जगलरी है जिससे आपको चीजें सामने आ जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, V2 V4 को इधर ले आया, V1 V3 को इधर ले आया। V2 V4 को जब इधर ले आऊंगा, V2 डिवाइड हो जाएगा, V4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा बताओ, V2 टू द पावर गामा माइनस 1, V4 टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइड हो गया ना। इधर क्या हो जाएगा, V1 टू द पावर गामा था और एक V1 गया डिवाइड हो गया, V1 टू द पावर गामा माइनस 1, V3 टू द पावर गामा माइनस 1। क्या मिला, व्हाट यू फाइंड आउट ऑफ इट। देखो तो सबकी पावर गामा माइनस 1 है। मान लो V2 स्क्वायर V4 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर V3 स्क्वायर, तो सारा अंडर रूट ले सकते हैं ना, ले लेंगे तो आ जाएगा। सिमिलरली अगर टू दी पावर 1 बाई गामा माइनस 1 दोनों तरफ ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3। तो हम कहेंगे V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3, मतलब V2 बाई V1 इज सेम एज V3 बाई V4। यस, यही हमें चाहिए था, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आ गया। बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन था, जबकि आपको मैं आसान बना दिया। हर स्टेप के लिए थर्मोडायनामिक इक्वेशन लिख दो, एलएचएस को मल्टीप्लाई करो, आरएचएस को मल्टीप्लाई करो और काम बने, इक्वेट करो। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। हमें क्या निकालना था, एफिशिएंसी। कैसा निकालना था, एफिशिएंसी निकालने की फॉर्मूला था Q1 माइनस Q2 बाई Q1 और 1 माइनस Q2 बाई Q1। 1 माइनस Q2 बाई Q1 था एफिशिएंसी। तो उससे पहले चलिए हम Q1 Q2 Q3 का सबका वैल्यू, Q1 Q2 का सबका वैल्यू लिख देते हैं। Q1 क्या था, nRT1 ln V2 बाई V1। Q2 क्या था, nRT2 ln V3 बाई V4। यस यस यस। Thus we found Q1 is nRT1 ln V2 by V1, Q2 is nRT2 ln V3 by V4। लेकिन अभी हम देखें, क्या देखें, V3 by V4 is V2 by V1, so it is coming out to be nRT2 ln V2 by V1 हुआ ना। V3 by V4 की जगह में V2 by V1 लिख दिया। Yes. Now the efficiency is, क्या था फॉर्मूला, Q1 माइनस Q2 बाई Q1। देखिए तो सब में ये टर्म कॉमन है, ln V2 बाई V1 Q1 में भी है, Q2 में भी है, काट पीट के छोटा हो जाएगा, NR भी कॉमन है। क्या आपको दिख रहा है कि Q1 माइनस Q2 लिखेंगे बाई Q1 करेंगे तो हर एक में क्या कॉमन मिलेगा, हर एक टर्म में क्या कॉमन मिलेगा, NR ln V2 बाई V1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर इसको लिखेंगे और कॉमन टर्म्स को काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट इज T1 minus T2 by T1. This is what the efficiency in terms of temperature. समझ में आया? चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 minus T2 by T1। तो एफिशिएंसी के हमारे पास दो फॉर्मूले आए, एफिशिएंसी के हमारे पास दो फॉर्मूले आए। क्या मिला कि efficiency is 1 minus Q2 by Q1 is equal to 1 minus T2 by T1। इससे क्या पता चल रहा है कि Q2 by Q1 will be equal to T2 by T1। That means temperature ratio मालूम है, starting and final temperature, initial isothermal और फाइनल सोर्स और सिंक का टेम्परेचर अगर मालूम है, T2 क्या था, सिंक टेम्परेचर, T1 क्या था, सोर्स टेम्परेचर अगर मालूम है, और Q1 अगर दिया गया है कितना हीट सप्लाई हुआ, कितना हीट रिजेक्ट हुआ, हम निकाल सकते हैं। बस यही दो फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एक तो हुआ एफिशिएंसी के ऊपर,
मतलब एफिशिएंसी का ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके आपको एफिशिएंसी निकालना आना चाहिए और T1 T2 का रिलेशन लेके Q2 और Q1 का वैल्यू को आपको निकालना आना चाहिए। बस ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम लोग कार्नट इंजन रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे कैसे ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अभी हम ये कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। क्या दिया है? In a Carnot's engine, if both source and sink temperatures are doubled, then efficiency of the engine will increase or decrease. दोनों सोर्स और सिंक का टेम्परेचर को डबल कर दिया गया। अरे भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन क्या कहेंगे? You will see solution can be said like this. सॉल्यूशन कहता है कि the efficiency is 1 minus, हाँ बोलो बोलो क्या था? T2 by T1। अच्छा, बोथ T1 और T2 को डबल कर देंगे, ये 2T2 हो जाएगा, ये 2T1 हो जाएगा, 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? T2 by T1 करेंगे। सोर्स और सिंक टेम्परेचर को अगर डबल कर दिया जाता है, एफिशिएंसी विल नॉट चेंज, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर को डबल कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन देखो ये सेम क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफिकल्ट लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोज हु आर थिंकिंग फॉर जेईई दे मे थिंक लाइक दिस। ए कार्नट इंजन operates between T1 degree centigrade and T2 degree centigrade. Another Carnot's engine, थोड़ा देखना, another Carnot's engine operates between 2T1 degree centigrade and 2T2 degree centigrade. Both have same efficiency। ऐसे करके दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? Both have same efficiency, और आपको बताना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। Both have same efficiency. Both have same efficiency. Say true or false. देखो तो both have same efficiency दिया है कि इसका पहला वाला ऑपरेट कर रहा है T1 डिग्री सेंटीग्रेड T2 डिग्री सेंटीग्रेड में, दूसरा वाला ऑपरेट कर रहा है 2T1 डिग्री सेंटीग्रेड 2T2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सिंक टेम्परेचर इज डबल्ड, सोर्स टेम्परेचर इज ऑल्सो डबल्ड। क्या दोनों कार्नट इंजन का एफिशिएंसी बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। इन कार्नट इंजन जो T1 T2 है देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो सेंटीग्रेड स्केल में T2 by T1 और एब्सोल्यूट स्केल में T2 by T1 आर डिफरेंट। सेंटीग्रेड स्केल में ये डबल हुआ है, एब्सोल्यूट स्केल में डबल नहीं होगा, है ना? अगर सेंटीग्रेड स्केल में T2 by T1 जितना है, एब्सोल्यूट स्केल में T2 by T1 वही नहीं है। यहाँ पर सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर डबल हुआ है, T1 के जगह 2T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 के जगह 2T2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। तो सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर डबल हो गया है, तो एब्सोल्यूट स्केल में डबल नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो थोड़ा अवेयर रहना। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, A Carnot engine operates between 27 degrees centigrade and 127 degrees centigrade. Given that heat transaction in isothermal expansion period is 200 calorie. क्या क्या दिया है? क्या दिया है? T1 दिया है। T1 कौन सा टेम्परेचर होता है? बड़ा वाला टेम्परेचर कि छोटा वाला टेम्परेचर? सोर्स टेम्परेचर। सोर्स टेम्परेचर मतलब 127 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा जो यूज है वो कौन सा स्केल में है? इट इज इन एब्सोल्यूट स्केल। तो ये बन गया 127 प्लस 273 इज इक्वल टू, ध्यान रहे कार्नट साइकिल का जब भी न्यूमेरिकल करोगे वो T1 T2 एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, याद रखना।
क्यों? वो कहां से आया वो वार्डन वाला फॉर्मूला? वो तो आया nRT1 ln V2/V1 से, और nRT1 वो T1 क्या था? इट वाज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द वार्डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना? तो हम कहेंगे T1 इज 300 केल्विन। 300 हुआ क्या? नहीं, ये तो 400 हो गया। इट इज कमिंग आउट टू बी 400 केल्विन, इट इज कमिंग आउट टू बी 400 केल्विन। T2 कितना है? T2 इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक टेम्परेचर, मतलब इट इज इट इज 300 केल्विन। पूछा व्हाट इज दिया है कि द हीट ट्रांजैक्शन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट इज सप्लाइड और हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस, हीट इज सप्लाइड टू द गैस। मतलब यहाँ पर कौन सा हीट दिया गया है? Q1 दिया गया है, ये समझ में आना चाहिए। कितना है? 200 कैलोरी। फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। देखो तो एफिशिएंसी जानने के लिए Q1 जानने की कोई जरूरत नहीं था, हम तो सीधे सीधे निकाल सकते थे। क्या निकाल सकते थे बताओ? हम निकाल सकते थे एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 1 माइनस T2 बाय T1, फिर T1 एंड T2 बोथ आर इन एब्सोल्यूट स्केल। कितना हो गया? इसको अगर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो हम कहेंगे ये हो गया 1 माइनस 3/4 इज 0.25, दैट इज सेम एज 25%, that is same as 25%. So efficiency of the engine is 25%. Q का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, ऐसे ही डाटा दिया था। ठीक, चलिए आगे। A Carnot's engine takes 100 calorie and rejects 40 calorie of heat during each cycle. अच्छा, ऐसा दिया है। Q1 is 100 calorie, Q2 is 40 calorie हीट छोड़ रहा है। अच्छा, The source temperature is 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर क्या है? T1 है कि T2 है? सोर्स टेम्परेचर मतलब T1 है। It is T1 and how much it is? 227 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको केल्विन में लिखेंगे तो कितना ऐड करेंगे? 273 ऐड करेंगे। So it is 500 केल्विन। What is sink temperature? हमें तो मालूम है T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। मालूम है कि नहीं? T2 तो मिल गया, Q2 बाई Q1 इंटू T1 कितना है? Q2 हो गया 40 बाई 100, 40 बाई 100 इंटू T1 कितना है? इंटू 500। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 200 डिग्री 200 केल्विन। और अगर आप सेंटीग्रेड स्केल में लिखना चाहोगे, सेल्सियस स्केल में लिखना चाहोगे तो इसको लिखोगे -73 केल्विन, है ना? क्योंकि ये जो आपको मिला है केल्विन में मिला है, -273 डिग्री करेंगे तो सॉरी लिखने में गड़बड़ कर दिया, सॉरी, ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, -73 डिग्री सेंटीग्रेड। If the engine operates at 30 cycles per minute, what is the output power? अच्छा, ऐसा पूछा है क्या? ठीक है, देखेंगे। वार्डन पर साइकिल इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब, अच्छा, कितना हीट अब्सॉर्ब कर रहा है? 100 कैलोरी दिए तो 40 कैलोरी तो निकाल दिया, है ना? कितना अब्सॉर्ब किया? इट इज कमिंग आउट टू बी 60 कैलोरी। क्या हम इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? जस्ट मल्टीप्लाई 4.2, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, मल्टीप्लाई टू गेट द वार्डन इन जूल्स। This is the Warden in joules. How much is the Warden in joules? It is coming out to be 60 into 4.2. That is equal to कितना हो गया ये? इसको joules लिखो। That is equal to कितना हो गया ये? 225.2 joules। अच्छा, ये पर साइकिल एक बार ऑपरेट करने से कितना बार कर लेता है? 25.2 joules। क्या दिया है? The engine operates for 30 cycles per minute। एक मिनट में 30 साइकिल करता है ना? एक थोड़ा सा मैं इसमें डाटा चेंज करना चाहूंगा। एक मिनट में चलो मानते हैं कि ये 300 साइकिल्स करता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करना। हाँ, सपोज ये एक मिनट में 300 साइकिल्स करता है,
तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइकिल्स पर सेकेंड इज इक्वल टू, साइकिल्स पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, इट इज मेकिंग 300 साइकिल्स पर मिनट बाय 60, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 cycles per minute or 5 cycles per second. Cycles per second is 5. Work done per second. Power output is equal to work done per second. That is work done per cycle into cycles per second. कितना हुआ भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वार्डन पर साइकिल कितना था, वार्डन पर साइकिल हम लोग निकाल दिए थे 25.2 जूल्स। अच्छा ये तो कुछ गड़बड़ है, हाँ ठीक है, ये 25.2 नहीं था, 252 था, सॉरी इट वाज 252 नहीं, हाँ ये था 25, अच्छा 25.2 था, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया है 25.2, ठीक है। 42 into this is coming out to be 252, right? अच्छा 42 into 6 is 252, sorry, तो it is coming out to be 252 joules per cycle। तो ठीक है, क्या मिला आपको, वार्डन पर साइकिल इज 252, it is coming out to be 252 joules per cycle into there are 5 cycles per second, that is equal to giving you how much, 1260 watt, this much watt, this is the watt done per second is coming out to be 1260 watt। ये ठंडे में कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, नहीं, यू नीड टू बी वार्म्ड अप, ये ठंडा चल रहा है तो चीजें कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो जाते हैं। यस, हम क्या देखें, पावर आउटपुट इज दिस 1260 वाट, पूछा है कितना एचपी है, पूछा है फाइंड द आउटपुट पावर इन एचपी, हॉर्स पावर। आप याद रखो, आप कहोगे इसको 750 से डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए 746 करना चाहिए, हम लोग 750 से करते हैं, उतना वो जेईई वगैरह में चलता है, क्या इट इज 1260 बाय 750 और 746 ही लिखो, जैसे आपकी मर्जी है लिखो 746 HP, so the power is 1260 by 746 HP, ऐसे लिख सकते हो। हॉर्स पावर है 746 वाट, क्या आप गेस करके बता सकते हो व्हाट इज मेन पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ ए मैन। और ये हॉर्स का तो खाली फिजिकल ताकत को काउंट किया जाता है, इंसान का तो दिमागी ताकत को भी काउंट करना चाहिए, बहुत ज्यादा हम कहां से कहां नहीं सोच सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो कभी कोशिश करना, आपका मेन पावर कितना है, हॉर्स पावर जैसे है 746 वाट, आपका कितना है मेन पावर, ठीक है। चलिए तो हम देखें यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इफ V1, V2, V3, V4 represent the volume of gas in Carnot engine at beginning of isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression। वाह, क्या खतरनाक, क्या दिया है, हम जानते हैं कि पीवी डायग्राम ऐसा होता है ना, क्या हुआ दिया है, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पर वॉल्यूम दिया है V1, यहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन इट इज V2, एट द बिगिनिंग ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन इट इज V3 और एट द बिगिनिंग ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन V4। क्या आपको देख के पता नहीं चल रहा है हमको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे, सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, फिगर देख के पता चल रहा है आपको, सबसे छोटा कौन होगा, ये V1, ये है ना V1, हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इफ आई गो लाइक दिस, ये हो गया V1 का वैल्यू, ये हो गया V2 का वैल्यू, ये हो गया V3 का वैल्यू, है ना, और ये हो गया V4 का वैल्यू। तो देखो तो ये आपको तो क्लियरली दिख रहा है, क्या है ये वैल्यूज है V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4
तो क्वेश्चन तो आपके सामने है और सॉल्व भी हो गया। क्वेश्चन तो आपके सामने सॉल्व भी हो गया। अब देखो पूछा है कि अरेंज द मीन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब V1 सबसे छोटा, उससे बड़ा V4, उससे छोटा, उससे बड़ा V2, उससे बड़ा। फिगर से ही पता चल रहा है, मैं अपना दिमाग कुछ नहीं लगा, फिगर से ही सब कुछ मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब पूछा राइट द रिलेशन बिटवीन देम, रिलेशन भी पूछा। ठीक है, ये सब के बीच में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है? हम जानते हैं कि V1 by V2, नहीं तो V1 और V2 के बीच में रिलेशन हो जाएगा। हम लोग डिराइव किए थे, क्या आपको याद होगा? V2 by V3 is equal to V1 by V4। आपको याद होगा V2 by V3 is equal to V1 by V4। और ये कैसे किए थे? हम सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को लिखे थे, LHS को मल्टीप्लाई किए थे, RHS को मल्टीप्लाई किए थे, फिर कंपेयर किए थे, ये रिलेशन हमें मिला था। तो ये चारों के बीच में ये रिलेशन है। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं दिखाना चाहूंगा कैसे हम लोग किए थे। यहाँ पे ये देखो V2 by V1 is equal to V3 by V4, here was the derivation। समझ में आ गया? ये चारों के बीच में रिलेशन पूछा, तो ये हो गई आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गई हमारा V2 by V3 is equal to V1 by V4, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन दिया है किसमें? If P1, P2, P3, P4 represents the pressure of a gas in Carnot's engine। हाँ, ये तो एक जैसा क्वेश्चन हो गया। फिर भी अब शायद आप लोग इसको कर लोगे, देखो तो कर लोगे आप इसको। हाँ, ये ऐसे 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 फिर ऐसे नहीं, अगर हम ये सारे पॉइंट के क्या करते हैं, प्रेशर को देखना है, प्रेशर को देखना है। ये P1 है, ये P2 है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो नाम दे देते हैं, थोड़ा नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये था P1, P2, P3, P4 represent the pressures of gas in Carnot's engine at beginning of isothermal process। ये शुरू हो, ये इधर इधर इधर, तो beginning of adiabatic process P2, beginning of this P3 and P4। फिर से पूछा उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखो, पूछा है इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखो। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखेंगे तो ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे देखते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन देम, ये भी पूछा है। हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा के रखेंगे इसको। असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे छोटा कौन हुआ? P3, उससे बड़ा है P4। इधर उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, मैं इधर सब छोटा छोटा लिख दिया हूँ, उल्टा लिख दिया हूँ। V1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा V4 है। ठीक है, V1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा V4 है। यहाँ पर P3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है P4, उससे बड़ा है P3 से बड़ा है P4, उससे बड़ा है P2, उससे बड़ा है P1। बिट नंबर 1 का आंसर हो गया। अब रिलेशन निकालना है इनके बीच में। जो V1 V2 के बीच में हम लोग रिलेशन देखे थे, क्या था? V2 by V3 is equal to V1 by V4। We know that V2 by V3 is equal to V1 by V4, है ना? अब ये चीज को आप लिख सकते हो, V2 by V1 is equal to V3 by V4, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? V2 by V1 is equal to V3 by V4, ये भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा देखो तो ये P1 V1 P2 V2, यहाँ पर ये क्या है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगेन हमें मालूम है कि P1 V1 is equal to P2 V2, तो फिर V2 by V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, है ना? P2 by P1 लिख सकते हैं। और हमें क्या मालूम है? ये भी तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब P3 V3 is equal to P4 V4, है ना? तो यहां से ये डाटा को अगर हम यूज करते हैं, बिकॉज ये दोनों करेस्पॉन्ड करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, ये वाला और ये वाला, है ना? अच्छा, ये था स्टेट 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये रिलेशन था 3 4 में और 1 2 में ये रिलेशन था। अच्छा, इसमें तो क्या पता चल गया? यहाँ पे लिख सकते हैं एज दीज टू आर एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेसेस।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेरिवेशन हम कर रहे थे V2 by V1, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, V2 by V1 के जगह लिख सकते हैं P1 by P2 दैट इज इक्वल टू, इधर क्या लिख सकते हैं V3 by V4 की जगह क्या लिख सकते हैं P3 by P4, V3 by V4 की जगह लिख सकते हैं P4 by P3। ये देखो ये हो गई रिलेशन, ये हो गई रिलेशन। तो आपको तो देखो यहां पर कुछ P2 by V2 by V1 इज P4, ये हो गया V3 by V4, इधर P4 by P3। मतलब याद रखने के लिए आसान है, सिमिलर फॉर्मूला बनेगा, जैसे इसमें हुआ वैसे ही इसमें होगा। अगर हम इसको थोड़ा सजा के ऐसे लिखते हैं P1 by P2 की जगह लिख देंगे P2 by P1, है ना, P2 by P1, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे P2 by P1 की जगह लिख देंगे P3 by P4। चलो नहीं लिखते हैं ऐसे छोटे, हमें तो रिलेशन पूछा है P1 P2 P3 P4 में, तो P1 by P2 का रेशियो P3 by P4 का रेशियो बराबर है, क्योंकि V1 by V2 का रेशियो और V2 by V1 का रेशियो एंड V3 by V4 का रेशियो बराबर था। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो ये जो करंट इंजन है ना, यही है, आपको T1 T2 Q1 Q2 में रिलेशन मालूम होना चाहिए। क्या T2 by T1 इज इक्वल टू Q2 by Q1, एफिशिएंसी 1 minus T2 by T1 और 1 minus Q2 by Q1, और वर्क डन पर साइकिल is nothing but the area enclosed by the loop, area enclosed by the loop is nothing but Q1 minus Q2। ठीक है ना? चलिए अगला ये चीज देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको कोई एक टिपिकल क्वेश्चन दिया गया जिसमें सारा वैल्यूज को पूछने के लिए दिया गया। रेफर टू द पीवी डायग्राम ऑफ ए कार्नट इंजन। ये पीवी डायग्राम में कितने सारा डाटा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, T2 is 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 is 227 डिग्री सेंटीग्रेड, Q1 is 50 कैलोरी, P1 is 6 एटमॉस्फेयर, P2 is 4 एटमॉस्फेयर, P3 is 1 एटमॉस्फेयर, V1 is 100 cc, V3 is 300 cc। पूछा है Q2 Q3 Q4 निकालो, एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप निकालो, P4 V2 V4 निकालो। डरना मना है, डर के आगे जीत है। डोंट कंफ्यूज, इसमें अगर मैं सारा जो फॉर्मूला कार्नट साइकिल के बारे में बताया हूं सारा का सारा इसमें यूज हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। चलिए सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, निडर बन के सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला बिट क्या पूछा है, पहला बिट में Q2 Q3 Q4। Q2 क्या, यहाँ पर जो हीट ट्रांजैक्शन हुआ ये कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है। Q3 ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक है। Q4 ये भी एडियाबैटिक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जीरो। मतलब Q3 Q4 तो जीरो है, बिकॉज दे आर द हीट ट्रांजैक्शन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो डेल्टा Q जीरो होता है। तो पहला समझ में आ गया कि हम कहेंगे Q3 is equal to Q4 is equal to 0 is they are associated with adiabatic processes। हाँ सर, हम तो भूल गए थे, सोच रहे थे कैसे निकालेंगे, पता चला adiabatic प्रोसेस से तो हीट लेन देन तो नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या निकालना है, Q2 भी निकालना है। अच्छा Q2 क्या है, Q1 दिया है, यू नो T2 by T1 is equal to Q2 by Q1 है कि नहीं। तो हम कहेंगे T2 by T1 और Q2 by Q1 you know is same as T2 by T1। इसका मतलब Q2 is nothing but Q1 times T2 by T1। ये सर फॉर्मूला आता है सर। अच्छा T2 T1 दिया है क्या, हाँ दिया है। क्या दिया है, T1 दिया है 227, T2 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इट इज कमिंग आउट टू बी, वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालते हैं इसमें। Q1 का वैल्यू कितना था, Q1 इज गिवन समथिंग लाइक 50 कैलोरी और 50 कैलोरी का हीट है। दैट इनटू T2 was 27, T1 was 227, so it is 27 plus 273। ये भूलना मत, 227 plus 273 केल्विन स्केल में करना है। तो ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया कितना, ये हो गया
300, 200, 500. So it is 50 into 3/5 is 30 calorie. Yes. तो पता चल गया Q2 is 30 calorie. Q2 क्या था? Heat rejected. Heat rejected during this heat. Q2 क्या है? Heat rejected. Q2 क्या है? Heat rejected during isothermal compression, slow compression. हाँ, ये समझ में आया। बीट नंबर 2, लेकिन उससे बीट नंबर 2 में क्या पूछा है? एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये जो लूप है इसके अंदर कितना एरिया है? दैट इज द वार्डन पर सेकंड। तो सारे स्टेप का वाट निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। नो नो नो, देयर वाज अनदर मेथड। वार्डन पर साइकिल इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब्ड। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू, हम कहेंगे बीट नंबर 2 में एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड। अच्छा, हीट अब्सॉर्ब्ड कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू वार्डन पर साइकिल। यू से इट इज वार्डन पर साइकिल। एरिया एनक्लोज्ड रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू वार्डन पर साइकिल। अच्छा, वार्डन पर साइकिल है। वार्डन पर साइकिल इज सेम एज हीट अब्सॉर्ब, सेम एज Q1 minus Q2. It is 50 minus 30 is 20 calorie. So area enclosed by the loop is 20 calorie. अब जूल में चाहो तो जूल में एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, P4V2V4, P4V2V4, ये चीज हमें निकालना है। हमें निकालना है बीट नंबर 3 में निकालना है P4V2V4। पहले मैं वो डाटा को ले आता हूँ। डाटा क्या था? डाटा यहाँ पे था। क्या डाटा था? थोड़ा इस डाटा को उठा के ले आते हैं तो ये हमारे काम में लगेगा। ये डाटा हमें चाहिए, ठीक है। यस, दिया गया है, ये हमें मालूम है। क्या मालूम है? ये दिया गया है कि दीज आर द थिंग्स अवेलेबल विथ अस। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्या क्या बताओ? निकालना है P4V2V4, P4V2V4 पूछा है। P4V2V4 ऐसा करके पूछा है। ओहो, अच्छा, हमें P1 P2 P3 मालूम है। क्या हम P4 निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? अभी तो देखे थे। फॉर्मूला क्या था? P1 by P2 is equal to P4 by P3। P1 by P2 is equal to P4 by P3। तो हम कहेंगे P1 by P2 is equal to P1 by P2 is equal to P4 by P3। ये हम लोग देख चुके हैं। देखिए तो P2 P3 सब कुछ दिया हुआ है। पूछा है P4, तो P4 क्या हो जाएगा? P1 P3 बाय और P4 is equal to P1 P3 बाय P2। P4 is equal to P1 P3 by P2। P1 P3, P1 कितना? P1 is 6, P3 is 1, 6 into 1 by P2। P1 P3 नीचे आ गया P2, सॉरी P1 P3 by P2, सॉरी यहाँ पर ये P1 P3 by P2 है। बस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं। जो डाटा हमारे पास है उसी को यूज कर रहा हूँ। तो P1 into P3, 6 into 1 by 4 is 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिल गया हमें P4। अच्छा, हमें मालूम है, पता करना है V2 and V4। V2 and V4 भी तो पता करना है। क्या हमें मालूम है? P1 V1 is equal to P2 V2। यस, हम जानते हैं कि
P1 V1 is equal to P2 V2 because they refer to the isothermal process, है ना। P1 V1 is equal to P2 V2। तो चलिए हम V2 निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इंप्लाइज P1 कितना था 6 एटमॉस्फेयर, V1 कितना था 100 cc इज इक्वल टू P2 कितना था, P2 तो दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है 4 एटमॉस्फेयर, V2 कितना है, अरे वही तो पता करना है। सो व्हाट इज V2 कमिंग आउट टू बी, देखो ये हो गया V2 is 100, ये 4 हो गया 150, दिस इंप्लाइज V2 is 150 cc। नहीं, V2 मिल गया। अब हमें V4 निकालना है। हम कर सकते हैं सिमिलर फॉर्मूला लगा के P3 V3 इक्वल टू P4 V4 कर सकते हैं। P3 V3 और P4 V4, P4 भी निकाल चुके हैं, करें तो हम कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। P3 V3 इक्वल टू P4 V4 लगा के कर सकते हैं। P3 V3 इक्वल टू P4 V4 फॉर्मूला लगाओ। P3 V3 कितना निकला है भैया 1.5, नो ये P4 था। P3 कितना है, P3 is 1 इंटू V3 कितना हुआ 300 इक्वल टू P4 निकाल चुके हैं हम लोग 1.5 इंटू V4 तो पता करना है। सो इज इट कमिंग आउट टू बी, V4 कितना आ रहा है देखो तो V4 इज कितना आ रहा है 1.5 डिवाइड कर दो, इज इट कमिंग आउट टू बी 20 cc 200 cc, यस 200 cc। ढेर सारे फॉर्मूले आपके सामने थे, है ना, ढेर सारे फॉर्मूले आपके सामने थे, बस ये खाली आपको देखना है कि कौन कौन सा प्रोसेस में जा रहा है। ये तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए। ये क्या था, ये आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल है तो ये ऐसे बन गया कौन, ये जो हमारा P1 is equal to P2 V2 and P3 V3 is equal to P4 V4, ये वाला आ गया आइसोथर्मल आ गया। समझ में आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस, V4 is equal to 200 cc, ठीक है। तो बिफोर आई क्लोज टूडेज क्लास में बताना चाहूंगा फॉर्मूला क्या होता है। T1 by T2 is equal to Q1 by Q2. Work done per cycle is area enclosed, that is same as heat absorbed, that is equal to Q2 minus Q1. Q1 minus Q2. Heat is supplied during isothermal process, heat is rejected. Q2 heat is rejected in the isothermal compression, supplied during isothermal expansion. The engine involves 4 steps. Or efficiency of the engine can be calculated as 1 minus Q2 by Q1 or 1 minus T2 by T1 को भी फॉर्मूला लगा के आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग कार्नोट इंजन को खत्म करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का एंड हो जाता है और आगे की लॉ कहता है कि कोई भी इंजन जो कि T1 और T2 टेम्परेचर रेंज के बीच में काम कर रहा है, कोई भी इंजन अदर देन कार्नोट इंजन, कोई भी इंजन अगर T1 और T2 टेम्परेचर रेंज के अंदर काम कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये है सेकेंड लॉ कि अगर कोई दूसरा इंजन, कार्नोट इंजन नहीं, कोई दूसरा इंजन का मैक्सिमम टेम्परेचर T1 है, मिनिमम टेम्परेचर T2 है, तो उसका जो भी एफिशिएंसी होगा वो कार्नोट इंजन से कम होगा। तो मतलब ये एक यार्डस्टिक बन जाता है। कोई अगर क्लेम करता है कि मेरा इंजन का इतना मैक्सिमम टेम्परेचर, इतना मिनिमम टेम्परेचर है और मेरा एफिशिएंसी इतना है, तो आप कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी निकाल दो, उससे तो कम होना है, उसको ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे सिलेंडर को प्रॉपरली हम लोग इंसुलेट किए थे, कोई भी हीट इधर उधर भाग नहीं रहा था, जहां चाहते थे वहीं पर सिंक में ही एनर्जी हीट जाता था, इधर उधर नहीं भागता था। एंड द प्रोसेस वेर परफेक्टली एडियाबैटिक, है ना, प्रोसेस वेर परफेक्टली आइसोथर्मल। कोई भी प्रोसेस परफेक्टली एडियाबैटिक नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो हीट इधर उधर भाग ही जाता है। सो टेकिंग ऑल आइडियल कंडीशंस वी हैव सीन द एफिशिएंसी। सो द एफिशिएंसी ऑफ दिस हाइपोथेटिकल कार्नोट इंजन इज द मैक्सिमम अमंग ऑल अदर इंजन्स वर्किंग विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।